गुड मॉर्निंग क्लास 10th। बेटा पिछली वीडियो में हमने समास के बारे में पढ़ा, समास का शाब्दिक अर्थ पढ़ा, उसकी परिभाषा उदाहरण से समझी हमने। और एक उसके जो 6 भेद होते हैं उसमें से पहला जो भेद है तत्पुरुष समास हमने पिछली वीडियो में कर लिया था। अब हम देखिए दूसरा जो भेद है उसका कर्मधारय समास, उसको पढ़ेंगे। तो इसकी डेफिनेशन क्या है आपके कैसे आएगा, देखिए पेपर में आपके पास नील कमल उदाहरण आ जाएगा। तो आपको पहले इसका विग्रह करना है, नीला है जो कमल है ना, ये करके आपको बताना ही कर्मधारय समास है। फिर उसका आपको विवरण करना पड़ेगा, तो आपको उसकी ये डेफिनेशन याद होनी चाहिए कि जिस समास में पहला पद विशेषण और दूसरा पद विशेष्य होता है उसे कर्मधारय समास कहते हैं। पहला पद विशेषण मतलब उस विशेषताएं होनी चाहिए, और दूसरे पद में जिसकी विशेषता की जाए। जैसे नील कमल, देखिए बेटा नीला है जो कमल, कमल की विशेषता है कि वो नीला है, तो विशेष इसकी तारीफ की जा रही है, कमल की इसकी विशेषता भी बताई जा रही है, तो ये तो विशेषण हो गया। और इसकी क्या विशेषता बताई जा रही है कि ये नीला है, तो ये विशेषण हो गया इसका। देखिए अगला कमल नयन, तो नयन की विशेषता क्या है कि वो कमल के समान है, तो ये तो विशेष्य हो गया, ये विशेषण हो गया। और इसका विग्रह क्या होगा, कमल के समान नयन। महापुरुष, पुरुष कैसा है, महान है जो पुरुष, तो पुरुष तो विशेष्य हो गया, और महानता क्या हो गई उसका विशेषण। महात्मा, महान है आत्मा जो, तो आत्मा क्या हो गई विशेष्य, और महान क्या हो गया विशेषण। श्वेतांबर, श्वेत है जो अंबर, तो अंबर मतलब वस्त्र, वस्त्र तो हो गया विशेष्य, और श्वेत सफेद रंग हो गया उसका विशेषण। तो बेटा कर्मधारय समास इसी को कहते हैं कि जिसमें पहला पद विशेषण और दूसरा पद विशेष्य हो। थर्ड नंबर देखिए द्विगु समास, जिस समास में पहला पद संख्यावाची होता है वह द्विगु समास होता है। संख्यावाची मतलब कि उसमें जैसे त्रि, पंच, सप्त, नव ऐसे जो गिनतियां होती है ना वो आपको दिखाई देंगी। अब यहाँ देखिए उदाहरण देखिए, त्रिभुवन, 3 भुवनों का समूह, इसका विग्रह कैसे करेंगे, 3 भुवनों का समूह। पंचतंत्र, 5 तंत्रों का समूह। सप्ताह, 7 दिनों का समूह। नवग्रह, 9 ग्रहों का समूह। तो यहाँ देखिए 3, 5, 7, 9, यहाँ देखिए त्रि, पंच, सप्त, नव, ये क्या है गिनतियां है ना, हमारे संख्यावाची शब्द हैं, तो ये दिखाई देंगे आपको आगे की तरफ, पहला पद यही दिखाई देगा, तो इसे क्या कहते हैं, द्विगु समास कहते हैं। अब आपके पास अगर त्रिभुवन शब्द आ गया तो पहले आप उसको विग्रह करके बताओगे, 3 भुवनों का समूह, फिर बताओगे इसमें द्विगु समास है, और इसकी फिर परिभाषा बताओगे कि जिस समास में पहला पद संख्यावाची होता है वह द्विगु समास होता है। आगे बेटा समझ में, बहुत इजी है ये द्विगु समास तो, है ना। अब आगे देखिए अव्ययी भाव समास, बहुत इंपॉर्टेंट समास है, इसमें से बहुत ज्यादा उदाहरण आते हैं इसमें से और बहुब्रीहि में से भी। तो देखिए जिस समास में पहला पद प्रधान होता है और अव्यय हो उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं। पहला पद प्रधान होता है बेटा, इसका क्यों होता है, क्योंकि या तो उपसर्ग दिखाई देगा या आपको अव्यय दिखाई देगा। कैसे, देखिए आजन्म, आजन्म का विग्रह क्या करोगे, जन्म भर, ठीक है। आजीवन, जीवन भर, आ का मतलब क्या हो गया जीवन, और आ क्या है उपसर्ग भी है, अव्यय या उपसर्ग हो पहला पद, और यही जो पहला पद होता है ना आ, भर, प्रति, यथा, इन उदाहरणों में जो दिखाई दे रहा है वो ही प्रधान होता है। भर पेट, पेट भरकर। प्रतिक्षण, इसको क्षण क्षण भी बोल सकते हैं, प्रत्येक क्षण भी बोल सकते हैं। यथाशक्ति, शक्ति के अनुसार। घर घर, हर घर। हाथों हाथ, एक हाथ से
दूसरे हाथ में। तो इनमें क्या है बेटा, ये पहला पद क्या है, प्रधान होता है। और क्या होता है, यथा, प्रति, आ और भर, ऐसे मतलब अव्यय या उपसर्ग पहला पद होता है। तो आप पहले विग्रह करके बताओगे कि अव्ययी भाव समास है, और आपको बताना पड़ेगा, इसका थोड़ा विवरण करना पड़ेगा कि पहला पद प्रधान होता है और इसमें अव्यय होता है, उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं। 5वें नंबर पे देखिए द्वंद्व समास। जिस समास में दोनों पद प्रधान हो तथा समस्त पद में और लोप हो उसे द्वंद्व समास कहते हैं। द्वंद्व समास, अब देखिए बेटा, जिस समास में दोनों पद प्रधान हो, जैसे यहाँ उदाहरण देखिए, पाप डैश, विग्रह का इसमें मैंने चिन्ह लगा रखा है और पुण्य लिख रखा है, और इसका विग्रह क्या करेंगे, पाप और पुण्य। सेकंड देखिए, भाई बहन, तो इसको विग्रह कैसे करेंगे, भाई और बहन। अपना पराया, अपना और पराया। लाभ हानि, लाभ और हानि। तो और का लोप हुआ ना इसमें, इस डैश का मतलब, ये जो चिन्ह लगा रखा है मैंने बीच में, इसका मतलब होता है और, ठीक है ना। तो इसमें और का लोप हो गया, और इसमें दोनों ही पद प्रधान है, भाई भी प्रधान है, बहन भी प्रधान है, पाप भी, पुण्य भी, अपना भी, पराया भी, तो दोनों पद ही इसमें प्रधान होते हैं, उसे द्वंद्व समास कहते हैं। लास्ट है बहुब्रीहि समास, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट समास है। जिस समास में कोई पद प्रधान नहीं होता तथा दोनों पद मिलकर किसी अन्य पद की ओर संकेत करते हैं, अर्थात अन्य पद प्रधान होता है, उसे बहुब्रीहि समास कहते हैं। इसमें बेटा ये जो समास है, इसमें क्या होता है, कोई भी पद प्रधान नहीं होता। उदाहरण से समझाती हूँ, देखिए लंबोदर। अब लंबोदर है, इसका विग्रह क्या होगा, लंबा है उदर जिसका। अब इसमें लंबो और उदर, मगर ये दोनों पद है ना, ये दोनों में से कोई भी पद प्रधान नहीं है। इसमें तीसरा, लंबोदर बोलते ही हमारे दिमाग में कौन सी बात क्लिक करेगी कि ये किसके लिए आया है, गणेश जी के लिए आया है। तो गणेश जो पद है वो अन्य पद हमें जोड़ना पड़ेगा, और ये अन्य पद ही प्रधान होता है। दशानन, अब दशानन बोलते ही आपके दिमाग में अचानक अब आ गया होगा कि मैम तो रावण के लिए बोल रही हैं। तो दशानन, दश है आनन जिसके, तो ना तो यहाँ दश प्रधान है ना आनन प्रधान है, यहाँ पे जो रावण है जिसके लिए बोला गया है वो पद प्रधान है। चक्रपाणी, चक्र है पाणी हाथ में जिसके, अर्थात कृष्ण जी, है ना। आपने महाभारत देखी होगी अभी लॉकडाउन में काफी, तो उसमें देखा है ना, कृष्ण जी के हाथ में चक्र होता है ना। तो ना तो यहाँ चक्र शब्द प्रधान है ना पाणी शब्द प्रधान है, यहाँ कृष्ण शब्द जिसके लिए कहा गया वो पद प्रधान है। नीलकंठ, नीला है कंठ जिसका, ना तो यहाँ नील शब्द प्रधान है ना कंठ शब्द प्रधान है,